Hello, dear students. I hope every one of you is reading the book. जो टॉपिक्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो इनकम टैक्स में सो फार वी आर डन विद द बेसिक कंपटीशन, इन्वेस्टमेंट इनकम, प्रॉपर्टी इनकम एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ टॉपिक जो कि हमारे इनकम टैक्स के सिलेबस का सबसे बड़ा एरिया है. उस एरिया का नाम है ट्रेडिंग इनकम. ट्रेडिंग से मुराद है कि अगर एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस कर रहा है तो वो टैक्स किस तरह पे करेगा. अब इसमें सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि एक इंडिविजुअल जो काम कर रहा है क्या वो ट्रेडिंग कहलाएगा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं, और अगर ट्रेडिंग कहलाएगा तो उस पर हम फिर टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. देखें, एक चीज जो आपको जहन में रखनी है वो ये है कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वो अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली बनाते हैं. लेकिन जब हमें टैक्स पे करना है तो इसका मतलब है मुझे अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को टैक्स पर्पसेस के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा. डेफिनेटली देयर आर गोइंग टू बी सम डिफरेंसेस जो कि अकाउंटिंग और टैक्स रूल्स के दरमियान आएंगे. अब मुझे उनको एडजस्ट करना है, सो मैं अपने अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट को टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करूंगा और एडजस्टेड प्रॉफिट निकालूंगा, और डेफिनेटली फिर उस एडजस्टेड प्रॉफिट को मैं ले जाऊंगा नॉन सेविंग इनकम में और उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे. टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो लेट्स जंप इनटू दिस चैप्टर. और नोट्स में ये आपके पास है पेज नंबर 38 पे. सो सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है बैजेस ऑफ ट्रेड. बैजेस ऑफ ट्रेड या इन शॉर्ट ये वो कंडीशंस हैं जो डिटरमिन करेंगे कि एक इंडिविजुअल जो काम कर रहा है क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी ट्रेडिंग की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा. सो लेट्स सी. नंबर 1, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांजैक्शन. ट्रेड इज इंडिकेटेड वेयर प्रॉपर्टी डज नॉट यील्ड एन ऑनगोइंग इनकम और गिव पर्सनल एंजॉयमेंट. अगर कोई चीज मैंने अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए रखी हुई है और मैं उसको बेच देता हूं तो उसको बेचना ट्रेडिंग नहीं कहलाएगा. सेकेंड, लेंथ ऑफ ओनरशिप. द सेल ऑफ प्रॉपर्टी विद इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ इट्स एक्विजिशन इज इंडिकेशन ऑफ ट्रेडिंग. देखें, जिस चीज में मैं ट्रेड कर रहा हूं मेरे पास उसकी ओनरशिप कम से कम हो, मेरी यही कोशिश होती है. लेकिन अगर कोई चीज ज्यादा अरसा मेरे पास रही है और मैं उसको बेच रहा हूं तो वो उसको बेचना ट्रेडिंग नहीं कहलाएगा. नंबर 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शंस. ट्रेडिंग इज इंडिकेटेड बाय रिपीटेड ट्रांजेक्शन इन द सेम सब्जेक्ट मैटर. एक ही तरह की चीजें मैं बार बार बेच रहा हूं तो ये इंडिकेशन है कि मैं क्या कर रहा हूं, ट्रेड कर रहा हूं. देन वर्क डन ऑन द प्रॉपर्टी. A trading motive is indicated where work is carried on the property to make it more marketable or where steps are taken to find out the purchasers. Let's say मैं एक कार शोरूम चला रहा हूं और मैं गाड़ियां बेचता हूं, यूज्ड कार्स. अब मेरे पास जो यूज्ड कार आएगी उसकी हालत शायद उतनी ठीक ना हो तो मैं उस गाड़ी को अच्छी तरह से धो दूंगा, उसको पॉलिश कर दूंगा, चमका दूंगा, ताकि जब भी कोई कस्टमर आए वो कहे मैंने यही गाड़ी खरीदनी है. तो इसका मतलब है मैं वो गाड़ी पे काम क्यों कर रहा हूं, उसकी सफाई, उसकी पॉलिशिंग क्यों करवा रहा हूं, टू गेट इट सेल फास्ट. मूविंग ऑन. Circumstances responsible for realization. A forced sale to raise cash for emergency indicate that the transaction is not trading in nature. अगर मजबूरी के तहत अपनी मैंने गाड़ी बेच दी है तो उसको ट्रेडिंग नहीं कहेंगे हम. Lastly, if a transaction is undertaken with a motive of realizing a profit, this is a strong indication of trading. अगर चीज बेचने के पीछे मेरा इरादा ही ये है कि मैंने प्रॉफिट अर्न करना है तो ये एक इंडिकेशन है कि मैं ट्रेड कर रहा हूं. सो अगर ये कंडीशंस मुझे नजर आती हैं एक सिनेरियो में तो मैं इस चीज पे श्योर हो जाऊंगा कि वो इंडिविजुअल जो काम कर रहा है वो ट्रेडिंग है. अब ट्रेडिंग है तो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखना है कि जो पीरियड है जिसके लिए बिजनेस ने अकाउंट्स बनाए हुए हैं क्या वो टैक्स ईयर के साथ अलाइंड है या नहीं है. सो लेट्स सी. बेसिस ऑफ असेसमेंट की बात करेंगे, यानी किन बेसिस पे टैक्स लगाया जाएगा. सो कहते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आर असेस्ड यूजिंग द पीरियड ऑफ अकाउंट्स इन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस फॉर नॉट अंडर द टैक्स ईयर्स. सो ट्रेडिंग प्रॉफिट को हमने जो टैक्स लगाना है वो पीरियड ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंगली लगाना है. अब पीरियड ऑफ अकाउंट क्या है, वो पीरियड जिसके लिए बिजनेस अपने अकाउंट्स बना रहा है उसको नाम दिया जाता है पीरियड ऑफ अकाउंट का. लेट्स से मेरा बिजनेस है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया अपना 1 जनवरी को, 31 दिसंबर पे मैंने अपने अकाउंट्स बना दिए. सो दैट इज अ पीरियड ऑफ अकाउंट. लेकिन जो मैंने टैक्स पे करना है वो तो टैक्स ईयर के अकॉर्डिंगली पे करना है जो कि 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल है. अब मैंने इन दोनों को अलाइन कैसे करना है ये भी हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, लेकिन वी विल बी looking at it in near future after this trading profit adjustment and so on.
सो पीरियड ऑफ अकाउंट की बात कर लें तो अभी तक आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पीरियड ऑफ अकाउंट वो पीरियड है जिसके लिए बिजनेस अपने अकाउंट्स बनाएगा। नॉर्मली बिजनेस अपने अकाउंट्स 12 महीने के लिए बनाएगा। इट कैन बी शॉर्टर और लॉन्गर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, बट इट कैन नॉट एक्सीड 18 months. If exceeds, then split between two periods on the basis that first period will always be of 12 months. तो अगर 18 से ज्यादा का पीरियड हो गया तो उसको हम 2 में डिवाइड कर लेंगे, जिसमें पहले वाला 12 महीने का होगा, दूसरा वाला रिमेनिंग मंथ्स का होगा। सो ये क्या करना है, वी विल सी दैट इन द फ्यूचर, लेकिन अभी हम बात करेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट की। अब ये कंपटीशन आपके पास आ रही है ट्रेडिंग प्रॉफिट की, और इस कंपटीशन में देखें तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये वो प्रॉफिट है जो मैंने अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन टैक्स मैंने अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंगली तो नहीं पे करना। टैक्स तो मैंने HMRC ने जो रूल्स बताए हैं उनके अकॉर्डिंगली पे करना है, तो मुझे इस प्रॉफिट को टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड हाउ आई विल डू दैट, सबसे पहले मैं इस प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा ऑल द डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मतलब है अकाउंटिंग कैलकुलेशन करते हुए मैंने माइनस कर दिया, लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं आप इसको माइनस नहीं कर सकते, तो इनको मुझे वापस क्या करना है, प्रॉफिट में ऐड कर देना है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं डेप्रिसिएशन की बात कर लेता हूं। अकाउंटिंग में हम जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे तो डेप्रिसिएशन को हम एज एन एक्सपेंस माइनस करते थे, लेकिन टैक्स वाले हमारी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसका मतलब है कि फिर मुझे उस डेप्रिसिएशन को वापस क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में ऐड बैक कर देना पड़ेगा। मूविंग ऑन, डिसअलाउड एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आ रही है जी इनकम नॉट इन द इनकम स्टेटमेंट बट टैक्सेबल। कोई ऐसी इनकम जो कि इनकम स्टेटमेंट में हमने यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में इंक्लूड नहीं की हुई, लेकिन उस पर टैक्स लगना है। लेट्स से मैं ओनर हूं और मैंने अपने इस्तेमाल के लिए कोई चीजें निकालनी है, तो हम कहते थे ये ड्राइंग्स हैं, और ड्राइंग्स को हम कहते थे प्रॉफिट और लॉस में माइनस नहीं करना, कैपिटल से डायरेक्टली माइनस कर लो। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि ओनर ने अपने लिए निकाली है चीजें या किसी और के लिए, इट इज अ सेल फॉर द बिजनेस, बिजनेस के पास से सेल है, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है, जो चीजें ओनर ने अपने यूज के लिए निकाली हैं, वो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट्स में ऐड करो, बिकॉज इट इज एन इनकम जिसके ऊपर बिजनेस ने टैक्स पे करना है, लेकिन हमने इसको ऐड नहीं किया हुआ। मूविंग ऑन, हम यहां से माइनस कर देंगे अदर हेड इनकम्स, ऐसी इनकम्स जिनका ट्रेडिंग के साथ ताल्लुक नहीं है। लेट्स से मैंने अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में जो मुझे रेंट मिला वो ऐड किया हुआ है। अब रेंट जो है वो तो प्रॉपर्टी इनकम है, उस पर ट्रेडिंग प्रॉफिट को जो वो अफेक्ट नहीं कर रहा ना, उसका तो ताल्लुक ट्रेडिंग के साथ नहीं है, तो अगर रेंट मैंने ऐड किया हुआ तो उसको माइनस कर लेंगे। सिमिलरली कोई नॉन करंट एसेट बेचा है और उस पर गेन आ गया, वो भी ऐड किया हुआ है, लेकिन उसका भी मेरे ट्रेडिंग के साथ ताल्लुक नहीं है, माइनस करेंगे। सेम गोस फॉर द बैंक इंटरेस्ट एंड द डिविडेंड, तो उनको भी यहां से माइनस कर देंगे, बिकॉज ये वो इनकम्स हैं जिनका ट्रेडिंग के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। एंड फाइनली मैं यहां से अदर हेड इनकम के बाद माइनस कर दूंगा अलाउड एक्सपेंसेस। अब ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कि अकाउंटिंग कैलकुलेशन करते हुए मैंने माइनस नहीं किए, और टैक्स वाले कहते हैं कि मैं माइनस कर सकता हूं। एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है कैपिटल अलाउंसेस। कैपिटल अलाउंस क्या है, बेसिकली जो HMRC है वो हमारा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को नहीं मानता, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का अपना एक तरीका देते हैं, और उस तरीके में जो डेप्रिसिएशन निकाली जाती है उसको नाम दिया रहता है कैपिटल अलाउंसेस का, तो वो टैक्स वालों के अकॉर्डिंगली अलाउड डेप्रिसिएशन है, मैं उसको यहां से माइनस करूंगा। जब हम यहां पे इन सबका टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट, या इसको हम कह सकते हैं टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, और इस ट्रेडिंग प्रॉफिट को हम ले जाएंगे इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन में अंडर द हेड ऑफ योर नॉन सेविंग इनकम। ओके, सो कैपिटल अलाउंसेस इज अ सेपरेट टॉपिक जो कि हम अगले लेक्चर में प्रोबेबली इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन एट द मोमेंट हम बाकी चीजों पे डिस्कशन करेंगे कि कौन से एक्सपेंसेस हैं जो डिसअलाउड हैं, कौन से हैं जो अलाउड हैं, एंड सो ऑन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40 पे अगर मैं चला जाऊं तो वी हैव अ लिस्ट कि कौन से अलाउड हैं, कौन से डिसअलाउड हैं। जैसे पीके ने कहा था ठप्पा कहां है, तो ये वो हमें ठप्पा नजर आएगा अभी। सो अलाउड एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस विच हैव कनेक्शन विद ट्रेड, जिनका ट्रेड के साथ ताल्लुक है, ये वो है जो कि अलाउड एक्सपेंसेस, और ये हैं जी आगे लिखा हुआ आर अलाउड। लेकिन एक्सपेंसेस विच हैव कनेक्शन विद एसेट्स आर डिसअलाउड, जिन एक्सपेंसेस का ताल्लुक एसेट्स के साथ है वो डिसअलाउड है। एसेट के साथ ताल्लुक होने का मतलब है कि दीज आर योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये डिसअलाउड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, नॉन करंट एसेट खरीदने पे कोई पैसे लगाए, इट कैन बी द एक्विजिशन कॉस्ट, it can be the legal fees, it can be maybe installation charges and so on। तो यहां से मुझे एक और चीज समझ आ रही है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए जो एक्सपेंसेस माइनस होने चाहिए वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस होने चाहिए।
कैपिटल एक्सपेंसेस माइनस नहीं होने चाहिए, और अगर कोई माइनस किया हुआ है वी हैव टू एड इट बैक. मूविंग ऑन, डिसअलाउड एक्सपेंसेस के बारे में फर्दर डिटेल में हम कहते हैं कि एक्सपेंडिचर इज नॉट डिडक्टेबल इफ इट इज नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पज. प्राइवेट पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक दुकान चला रहा हूं और उस दुकान के साथ मेरा घर भी है, बिजली का बिल आया घर और दुकान का कंबाइंड, जो कि मैंने दुकान के खर्चों में माइनस कर दिया. अब क्या ये दुकान के एक्सपेंसेस में माइनस होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं. तो इसका मतलब है जितना घर से रिलेटेड एक्सपेंस मैंने माइनस किया है वो प्राइवेट यूज का था, उसको मुझे वापस प्रॉफिट्स में ऐड बैक करना है, बिकॉज दैट वाज नॉट रिलेटेड टू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. एग्रीड? सो याद रखिएगा कि जो प्राइवेट पोर्शन है वो हमेशा क्या होगा? डिसअलाउड. और अगर माइनस हो गया हुआ है तो वी हैव टू ऐड इट बैक. मूविंग ऑन, अगर लिस्ट में आगे चलें तो वी हैव एक्सपेंडिचर फॉर पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बेनिफिट्स आर नॉट अलाउएबल. तो अगर लेट्स से सोल ट्रेड बिजनेस की हम बात कर रहे हैं तो ओनर ने अगर पर्सनल यूज के लिए कोई पैसे निकालने हैं, जिसको हम लोग सैलरी कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं, तो वो ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, दैट्स डिसअलाउड. सेकंड, हम बात करेंगे लीज्ड कार के बारे में. देखें, गाड़ी जब भी हम लीज पे लेते हैं तो इसका मतलब है हमें उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, जिसको लीज रेंटल का नाम दिया जाता है. अगर गाड़ी की CO2 एमिशन 50 ग्राम या उससे कम है तो जितना भी लीज रेंटल दे रहे हैं वो पूरा का पूरा अलाउड है, आप माइनस कर सकते हो. लेकिन अगर गाड़ी की CO2 एमिशन 50 ग्राम से ज्यादा है तो हम पूरा लीज रेंटल माइनस नहीं कर सकते. उस केस में लॉ ये कहता है कि 85% है जो अलाउड है एक्सपेंस के तौर पे, लेकिन 15% डिसअलाउड है. लेट्स से मैंने 10,000 का रेंटल पे किया ऐसी गाड़ी के लिए जिसकी एमिशन थी 60 ग्राम. अब उसमें से सिर्फ 8500 माइनस होना चाहिए था, लेकिन मैंने पूरा 10,000 माइनस कर दिया. तो जो एक्स्ट्रा 15% माइनस किया है वो डिसअलाउड है, उसको मुझे वापस प्रॉफिट में क्या करना है? ऐड बैक करना है. नोट्स में भी देख लेते हैं. सो लीज कार के बारे में हम पढ़ते हैं. CO2 emission up to 50 grams, all rentals are allowed, and CO2 emission above 50 grams, 85% rentals are allowed and 15% are disallowed. अगर उसने माइनस नहीं किया हुआ तो मैं सिर्फ 85% माइनस करूंगा. कर दिया हुआ है पूरा तो 15% ऐड बैक कर दें. फिर द रिस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई टू लो एमिशन कार्स. लो एमिशन कार्स हमने पढ़ा था कौन सी हैं? जिनकी CO2 emission है 0 ग्राम्स. डेफिनेटली उसके बाद जो अगली चीज आ रही है वो है डिडक्टेबल लीज प्रीमियम इन एवरी ईयर ऑफ लीज लाइफ. सो लीज ऑफ प्रॉपर्टी हमने वहां पे निकालना सीखा था एनुअल डिडक्शन. तो जो एनुअल डिडक्शन है दैट्स एन अलाउड एक्सपेंस, उसको आप अपने पास माइनस कर सकते हो. और कैलकुलेट करने का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रीमियम माइनस 2% इंटू एन माइनस 1 इंटू प्रीमियम. इस फॉर्मूला के थ्रू निकलेगा टैक्सेबल प्रीमियम और उसको डिवाइड कर देंगे एन पे यानी नंबर ऑफ लीज ईयर पे. लेकिन मैंने एक शॉर्टकट तरीका भी आपको बताया था, वो क्या था? प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय 51 माइनस एन डिवाइडेड बाय 50. Moving on, any salary paid in excess of market rate to a family member is disallowed. Let's say मेरा छोटा भाई मेरे ऑफिस में काम कर रहा है, वही काम जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनको मैं सैलरी दे रहा हूँ, लेट्स से 5,000, अपने भाई को मैं पे कर रहा हूँ 7,000. इसका मतलब है भाई को 2,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो वो डिसअलाउड है, वो अलाउड नहीं है. अगर माइनस किया हुआ है ऐड बैक कर देंगे. मूविंग ऑन, relocation expenses to an employee up to 8,000 pounds are allowable. सो ये हमने पहले वहां पे पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट इनकम में कि अगर रिलोकेशन एक्सपेंसेस हमारा एम्प्लॉयर पे करता है तो हमने कहा था 8,000 उसमें से एग्जेम्प्ट होगा और जितना एक्स्ट्रा है वो टैक्सेबल बेनिफिट बन जाएगा. सेम गोज फॉर द बिजनेस. बिजनेस भी जो अपने पास अलाउड एक्सपेंस में रिलोकेशन एक्सपेंसेस एम्प्लॉय के माइनस कर सकता है वो 8,000 पाउंड के हैं. जितना एक्स्ट्रा पे किया वो डिसअलाउड है, ऐड बैक कर देंगे. मूविंग ऑन, सब्सक्रिप्शन टू प्रोफेशनल बॉडी. मैंने अपने बिजनेस को ACCA के साथ रजिस्टर करा लिया, सब्सक्रिप्शन पे करें, अलाउड है. सब्सक्रिप्शन टू पॉलिटिकल बॉडी. अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूं, बहुत मुझे पसंद है, तो अगर उसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन दी है तो वो अलाउड नहीं है क्योंकि उसका मेरी ट्रेडिंग के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं था. विंग ऑन, डोनेशन टू लोकल चैरिटी ओनली इफ कैरिड एडवर्टाइजमेंट तो अलाउड. डोनेशन टू नेशनल चैरिटी इज डिसअलाउड. लेट्स से अगर मैं बात करूं कि मैं ईदी जो कि पाकिस्तान की एक नेशनल चैरिटी है, अगर उसमें मैं कुछ पैसे देता हूं तो ईदी वाले मेरे बिजनेस को एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो उसका मेरे बिजनेस को फायदा नहीं हो रहा, तो वो अलाउड भी नहीं है. लेकिन लेट्स से मैंने एक छोटी NGO को पे किया जो कि बाद में मेरे बिजनेस को एडवर्टाइज कर रही है, तो वो फिर जो डोनेशन दे रहा हूं वो अलाउड एक्सपेंस है, मैं प्रॉफिट में से उसको माइनस कर सकता हूं. मूविंग ऑन, प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर. देखिए नाम से जाहिर है प्री ट्रेडिंग का मतलब है ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले जो एक्सपेंसेस हुए. Incurred in the 7 years before the trade began is deductible provided that those expenditure are deductible. Those expenditure are deductible का मतलब है कि वो ट्रेडिंग रिलेटेड थे, उनका बिजनेस के साथ ताल्लुक था.
इट इज assumed that the expenditure occurred on the first day of trade. यानी कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होने से पिछले 7 साल में बिजनेस के लिए एक्सपेंस किया है तो हम उसको माइनस करेंगे, assuming कि वो बिजनेस के पहले दिन पे इनकर हुआ है. मूविंग ऑन, बैड डेट्स इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड आर अलाउड. फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर को सेल की, बैड डेट हो गया, अलाउड एक्सपेंस है क्योंकि ट्रेडिंग रिलेटेड था. लेकिन रिटर्न ऑफ लोन्स टू एम्प्लॉइज और सप्लायर्स आर डिसअलाउड. एम्प्लॉय को लोन दिया, सप्लायर को लोन दिया और वो वापस नहीं आ सका, वो बैड डेट हो गया, तो वो अलाउड एक्सपेंस नहीं है. मूविंग ऑन, लीगल फीस टू कलेक्ट ट्रेड डेट्स एंड चार्जेस इनकर्ड इन डिफेंडिंग टाइटल्स टू फिक्स्ड एसेट इज अलाउएबल. बैड डेट हो गया, मुझे उसको रिकवर करने के लिए कस्टमर पे केस करना पड़ा एंड उस पर कोई लीगल फीस लगी, तो वो अलाउड एक्सपेंस है क्योंकि ट्रेडिंग के लिए हो रहा है. सिमिलरली, अगर किसी ने मेरे बिजनेस पे कोई केस कर दिया तो उसको डिफेंड करने की जो कॉस्ट है वो भी एक अलाउड एक्सपेंस है. फिर फी इनकर्ड व्हेन एक्वायरिंग न्यू फिक्स्ड एसेट्स. तो नया एसेट खरीदने के टाइम पे अगर कोई लीगल फीस दी है तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये डिसअलाउड है. एंड व्हेन शेयर कैपिटल इज इशूइंग इज डिसअलाउड. और जब आप शेयर इश्यू करते हो तब भी लीगल फीस देनी होती है, उसका भी मेरी ट्रेडिंग के साथ ताल्लुक नहीं है, तो ये क्या है जी, डिसअलाउड है. फिर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी बता दिया था डिसअलाउड है, तो अगर डेप्रिसिएशन डिसअलाउड है तो अमोर्टाइजेशन भी डिसअलाउड होगी. सो डेप्रिसिएशन, लीज अमोर्टाइजेशन एंड और लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर डिसअलाउड. इनका मेरी ट्रेडिंग के साथ ताल्लुक नहीं है. डेप्रिसिएशन तो खैर इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि टैक्स वाले इसको अलाउ नहीं कर रहे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को, लेकिन अगर कोई नॉन करंट एसेट बेचा है और उस पर लॉस हुआ है तो वो मेरी ट्रेडिंग के साथ ताल्लुक तो नहीं था ना. ट्रेड करने का मतलब है, मैं फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से फ्रूट्स बेच रहा हूं तो फ्रूट्स खरीदना और बेचना जो है वो मेरी ट्रेडिंग है. मूविंग ऑन, कॉस्ट ऑफ इनिशियल रिपेयर्स टू एन एसेट इज डिसअलाउड वेयर दे आर नेसेसरी टू मेक इट सर्विसेबल फॉर द ट्रेड. मैंने एक नया एसेट खरीदा और जब तक मैं उसको रिपेयर नहीं करवाऊंगा मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है वो रिपेयर की कॉस्ट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इन दैट केस वो डिसअलाउड होगी. लेकिन आगे देखें तो कहते हैं ऑल्टरनेटिवली कॉस्ट ऑफ इनिशियल रिपेयर्स इज अलाउएबल इफ द एसेट कैन बी पुट इनटू यूज बिफोर द रिपेयर्स आर कैरिड आउट. अगर तो रिपेयर के बगैर एसेट इस्तेमाल नहीं हो सकता तो वो रिपेयर की कॉस्ट डिसअलाउड है, रिपेयर के बगैर इस्तेमाल हो सकता है फिर अलाउड है. मूविंग ऑन, गिफ्ट टू कस्टमर्स और सप्लायर्स आर अलाउएबल इफ फुलफिल दीज कंडीशन. तो मैंने अगर कस्टमर को या सप्लायर को गिफ्ट दिया है तो वो अलाउड है अगर ये तीनों कंडीशंस मीट होती हैं. पहली कंडीशन क्या है, द कॉस्ट इज लेस देन 50 पाउंड पर रेसिपिएंट. एक बंदे को मैं 50 पाउंड से ज्यादा का गिफ्ट नहीं दे रहा, नंबर 1. सेकेंडली, द गिफ्ट इज नॉट फूड, ड्रिंक, टबैको और वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स. कोई गिफ्ट खाने पीने वाली चीज नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बदले खाना पीना मिल सकता है. तीसरा, द गिफ्ट कैरीज एन एडवर्टाइजमेंट. वो गिफ्ट देने से मेरे बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट हो रही है. तीनों कंडीशंस मीट होंगी तो अलाउड है. अगर एक भी कंडीशन मीट नहीं होती तो वो गिफ्ट फिर क्या है, डिसअलाउड है. और अगर मैंने माइनस किया हुआ है तो हम उसको ऐड बैक कर देंगे. लेट्स सी, मेरे पास एक कस्टमर आया और मैंने उस कस्टमर को लेट्स से एक होटल का वाउचर दे दिया. ठीक है, मैंने कस्टमर को कहा कि अगर चीजें मेरे से खरीदोगे तो मैं आपको एक वाउचर गिफ्ट करूंगा जिसके बदले आप एक लेट्स से 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाके फैमिली के साथ खाना खा सकते हो. अब वो जो वाउचर है उसके बदले उस कस्टमर को खाना मिल सकता है, तो वो वाउचर के जितना भी हमें एक्सपेंस पड़ा है बिजनेस को वो क्या है, डिसअलाउड है. उसको हमें अगर माइनस किया है तो वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक. अब डेफिनेटली अगर माइनस नहीं किया हुआ तो फिर मैं माइनस करूंगा नहीं, लेकिन अगर कर चुका हूं और ये डिसअलाउड था, ऐड बैक कर देंगे. तो अगेन, गिफ्ट टू कस्टमर और सप्लायर्स तीनों कंडीशन मीट होनी चाहिए. 50 से कम हो, खाने पीने वाली चीज ना हो एंड इट शुड कैरी एडवर्टाइजमेंट. मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है जी हमारे पास, गिफ्ट टू एम्प्लॉइज और चैरिटीज डज नॉट नीड टू फुलफिल अबव कंडीशंस टू बी अलाउएबल. इसका मतलब है अगर मैंने एम्प्लॉय को या चैरिटी को कोई गिफ्ट दिया है, अलाउड है, कोई कंडीशन नहीं है. चैरिटी या एम्प्लॉय को जो कुछ भी दोगे वो हमेशा क्या रहेगा, अलाउड. बिजनेस एंटरटेनमेंट टू कस्टमर इज डिसअलाउड बट इफ फॉर एम्प्लॉइज इज अलाउएबल. मैं अपने कस्टमर्स को एक ट्रिप पे ले गया, लेट्स से मैं अपने कस्टमर्स को दुबई ले गया. अब दुबई लेके जाने का जो खर्चा है बिजनेस के लिए, तो मैं कहूंगा जी अकाउंटिंग कैलकुलेशन करते हुए कि बिजनेस के लिए था, माइनस कर दें. लेकिन टैक्स वाले कहते हैं नहीं भाई, इसका ट्रेडिंग के साथ ताल्लुक नहीं था, ट्रेड था कस्टमर को चीजें बेचना, उसको घुमाना ट्रेड नहीं था. तो ये जो कस्टमर को एंटरटेनमेंट कराई है इसका एक्सपेंस अगर आपने माइनस किया तो यू हैव टू एड इट बैक. लेकिन अगर एम्प्लॉय को कोई एंटरटेनमेंट करवाई है तो वो अलाउड है. क्यों भाई,
एम्प्लॉय को ट्रिप करवाना अलाउड क्यों है, मूवी दिखाना अलाउड क्यों है? क्योंकि अगर एम्प्लॉय के साथ आप अच्छा अपना सलूक रखोगे तो वो अल्टीमेटली आपके ट्रेड को बेनिफिट होगा, आपके बिजनेस के लिए वो बेहतर तरीके से काम करेगा। मूविंग ऑन, interest on overdue tax is never allowable and similarly interest received on overpaid tax is never taxable। अगर मैंने गवर्नमेंट को टैक्स लेट पे किया है तो मुझे उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं वो मेरा अलाउड एक्सपेंस नहीं है। सिमिलरली अगर मैंने ज्यादा पे कर दिया है तो मैं गवर्नमेंट से इंटरेस्ट वापस लूंगा। अब जो इंटरेस्ट मैं गवर्नमेंट से वापस लूंगा वो मेरा फिर टैक्सेबल इनकम नहीं है। तो याद करें, जब हमने इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन को पढ़ा था तो शुरू में हमने एग्जेम्प्ट इनकम्स के बारे में डिस्कशन की थी। तो एग्जेम्प्ट इनकम में भी हमारे पास ये था। मूविंग ऑन, रिडेंडेंसी पेमेंट आर अलाउड मैक्सिमम अप टू 4 times ऑफ द स्टैट्यूटरी लिमिट। रिडेंडेंसी पेमेंट का मतलब क्या है? जब एक इंडिविजुअल को जॉब से निकाला जाता है तो उसको कुछ पैसे देकर निकाला जाता है। अब वो जो उसको पैसे दिए जा रहे हैं दैट्स कॉल्ड अ रिडेंडेंसी पेमेंट। तो यूके गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट की हुई है जो कि आप जब एम्प्लॉय को जॉब से निकालोगे तो आपने कम से कम वो पैसे देने हैं। लेट्स से यूके गवर्नमेंट ने वो लिमिट सेट की है 2000 पाउंड। तो 2000 का 4 times यानी कि 2 4s are 8, 8000 तक की रिडेंडेंसी पेमेंट अगर मैंने किसी को दी है तो वो अलाउड है। लेट्स से एक एम्प्लॉय को मैंने निकाला और 9000 पे कर दिए, तो 8 तक तो अलाउड था, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा 1000 है वो डिसअलाउड है, उसको वापस हम ऐड बैक करेंगे। मूविंग ऑन, कॉस्ट ऑफ न्यू लीज एग्रीमेंट इज डिसअलाउड। अगर मैं कोई नई प्रॉपर्टी लीज पे ले रहा हूं और उसको एग्रीमेंट के लिए जो भी मुझे पैसे लगाने पड़ रहे हैं कराने के लिए वो डिसअलाउड है। लेकिन कॉस्ट ऑफ रिन्यूइंग शॉर्ट लीज लेस देन 50 years इज अलाउएबल। अगर 50 साल से कम की लीज है और मैं उसको रिन्यू करा रहा हूं तो वो रिन्यू कराने की जो कॉस्ट है वो क्या है? अलाउड है। मूविंग ऑन, कॉस्ट ऑफ डिफेंडिंग बिजनेस रिलेटेड एक्शंस आर अलाउएबल बट इफ फाइन्स इम्पोज्ड whether or not for business related cause are disallowed। अपने बिजनेस पे डिफेंड कर रहा हूं मैं बिजनेस को, लेट्स से किसी ने केस किया हुआ, मैं वकील को पैसे दे रहा हूं एंड सो ऑन, तो वो जो कुछ भी हो रहा है लीगल एक्सपेंसेस वो अलाउड है। लेकिन अगर कोर्ट ने मेरे पे कोई फाइन लगा दिया है तो वो डिसअलाउड है। मूविंग ऑन जी, एक हमारे पास टेबल आ रहा है जिसमें कुछ एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं और फिर बताया जा रहा है ये अलाउड हैं या डिसअलाउड हैं और क्यों है। जैसे सबसे पहले एजुकेशनल कोर्सेज फॉर स्टाफ आर अलाउड। डेफिनेटली स्टाफ को एजुकेट करूंगा तो मेरे ट्रेड के लिए बेहतर काम करेंगे। एजुकेशनल कोर्सेज फॉर प्रोप्राइटर यानी ओनर, सोल ट्रेडर अगर अपने लिए कोई एजुकेशनल कोर्स कर रहे हैं तो वो भी अलाउड है, लेकिन इफ टू अपडेट एग्जिस्टिंग नॉलेज और स्किल्स, नॉट टू एक्वायर न्यू नॉलेज। अगर न्यू नॉलेज गेन कर रहे हैं तो डिसअलाउड है, अदरवाइज वो क्या है? अलाउड है। रिमूवल एक्सपेंसेस टू द न्यू बिजनेस प्रीमिसेस, बिजनेस को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, अलाउड एक्सपेंस है ओनली इफ नॉट एन एक्सपेंशनरी मूव। अगर एक्सपेंशन के मोटिव से आप शिफ्ट कर रहे हो तो वो डिसअलाउड है, लेकिन अगर एक्सपेंशन के अलावा है तो दैट्स अलाउड। मूविंग ऑन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू द ट्रेडर्स प्लेस टू द बिजनेस, मैं अपने घर से अपने दफ्तर जा रहा हूं, डिसअलाउड है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है भाई, वो मेरी अपनी पर्सनल ट्रैवलिंग है। कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस इज अलाउड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रेड। लेट्स से मैंने किसी को जॉब से निकाला और मैं उसको कुछ कॉम्पनसेशन दे रहा हूं ताकि वो मेरे बिजनेस का नाम खराब ना करे, या मैंने कस्टमर को कुछ डैमेज कर दिया है उसकी किसी चीज को, मेरे किसी प्रोडक्ट ने, और मैं कस्टमर को कॉम्पनसेशन पे कर रहा हूं तो ये अलाउड है। फिर पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन इम्प्रूव्ड पेंशन स्कीम, मैंने अपने एम्प्लॉइज के लिए पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया तो वो भी मेरे लिए अलाउड एक्सपेंस है, लेकिन कहता है अलाउड प्रोवाइडेड पेड बट नॉट एक्रूड बाय द ईयर एंड। अगर ईयर एंड तक मैंने पे नहीं किया तो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर पे कर दिया है तो फिर आप उसको एज एन एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं। मूविंग ऑन, पार्किंग फाइन्स। तो यूके में जी पार्किंग के लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, तो अगर मैंने पार्किंग फाइन पे किया है दैट्स अलाउड, लेकिन कब? फॉर एम्प्लॉइज यूजिंग देयर एम्प्लॉयर्स कार ऑन बिजनेस। एम्प्लॉय को मैंने अपनी गाड़ी दी हुई है, एम्प्लॉय ने वो गाड़ी गलत पार्क की, पार्किंग फाइन हो गया, बिजनेस ने पे कर दिया, अलाउड एक्सपेंस है। लेकिन अगर वो गाड़ी उसकी अपनी थी और मैंने पार्किंग फाइन पे कर दी है यानी एम्प्लॉयर ने, तो फिर वो डिसअलाउड होगा। मूविंग ऑन, पार्किंग फाइन्स आर डिसअलाउड फॉर डायरेक्टर्स एंड प्रोप्राइटर्स। बेसिकली सोल ट्रेडर बिजनेस में जो डायरेक्टर्स हैं वो खुद ओनर ही होते हैं, तो प्रोप्राइटर या डायरेक्टर ने अगर कोई पार्किंग गलत की है और उस पर फाइन हो गया तो वो डिसअलाउड है, बिजनेस के एक्सपेंसेस के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो एम्प्लॉय जो कुछ करते हैं वो अलाउड है, ओनर या डायरेक्टर जो कुछ करेगा वो डिसअलाउड है। Damages paid are allowed only if paid in the connection with the trade matter. So ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। प्रिपरेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्ट डिस्पोजल साइट, तो अगर को मैंने वेस्ट डिस्पोजल साइट बनाई है तो उसको प्रिपेयर करने का जो खर्चा है दैट इज ऑल्सो अलाउड।
इंटरेस्ट फ्रॉम ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो अगर बिजनेस को कोई इंटरेस्ट मिला है हमने प्रॉफिट में ऐड किया है, लेस कर देंगे एज एन अदर हेड इनकम, और इसको हम टैक्स करेंगे एज अ सेविंग इनकम। फिर रेंटल इनकम फ्रॉम लेटिंग पार्ट ऑफ प्रेमिसेस, मैंने अपनी प्रेमिसेस रेंट पे दी, वो जितना हमें किराया मिला वो हमारी अदर हेड इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम में जाएगा, और अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट में ऐड किया हुआ तो उसको माइनस कर देंगे। आगे वो लिखा हुआ है टैक्स एज प्रॉपर्टी इनकम। मूविंग ऑन, प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट एन एम्प्लॉइज डेथ और इलनेस, एम्प्लॉय की इंश्योरेंस करवाई, बिजनेस ने प्रीमियम पे किया, अलाउड है। पेमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, हमने रिश्वत दे दी, डेफिनेटली डिसअलाउड है। थेफ्ट और फ्रॉड, जिसको हम डिफाल्केशन कह रहे हैं, ये भी अलाउड है, ओनली इफ बाय एन एम्प्लॉय नॉट अ डायरेक्टर, बिकॉज अगर डायरेक्टर कोई फ्रॉड करे तो वो तो बेसिकली अपने बिजनेस से ही चोरी कर रहे हैं ना, तो अपने बिजनेस से चोरी करना इज नॉट अलाउड। फिर काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द यूके फॉर रिटेंडेड एम्प्लॉइज, जो लोगों को हमने जॉब से निकाला है अगर उनकी मैंने कोई काउंसलिंग सर्विस करवा दी है तो काउंसलिंग सर्विस के लिए जो भी हम पैसे पे करेंगे वो एक अलाउड एक्सपेंस होगा। मूविंग ऑन, कॉस्ट ऑफ सेकेंडिंग एम्प्लॉइज टू चैरिटीज, मैंने अपने एम्प्लॉइज को कहा यार तुम एक महीने के लिए चैरिटी पे जाके काम करो, लेट्स से ईदी वालों के साथ जाके तुम लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करो, लेकिन सैलरी तुम्हें हम पे करेंगे। अब स्टिल वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे लेकिन हम सैलरी पे करें, तो वो भी बिजनेस के लिए एक अलाउड एक्सपेंस है। लास्टली, कॉस्ट ऑफ रजिस्टरिंग पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, तो पेटेंट और ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने के लिए जो कॉस्ट है हम पे कर रहे हैं वो भी अलाउड है। क्यों? बिकॉज ये ट्रेडिंग एक्सपेंस है। सो यहां तक जी हमने बात कर ली कि कौन से एक्सपेंसेस थे जो कि अलाउड हैं, कौन से एक्सपेंसेस हैं जो डिसअलाउड हैं, अलाउड वाले क्यों अलाउड हैं, डिसअलाउड वाले क्यों डिसअलाउड हैं, और फिर हमने लिस्ट पढ़ ली। अब ये जो लिस्ट में चीजें लिखी हुई हैं इनको आपको एक्चुअली याद करना पड़ेगा, ताकि अगर इनमें से कोई चीज क्वेश्चन में आ जाती है तो यू नो कि ये चीज को हमने क्या करना है, वापस ऐड बैक करना है या नहीं करना। सो मूविंग ऑन जी, वी आर गोइंग टू हैव एग्जांपल नंबर 1, और अगर इस एग्जांपल की मैं रिक्वायरमेंट को देखूं, लेट मी जूम आउट अ बिट। Okay, so we have the example on one page. So example number 1 के requirement में कहता है calculate FREDA's tax adjusted trading profit for the year ended 31st March 2023। हमने FREDA के लिए tax adjusted trading profit calculate करना है। सवाल पढ़ें। FREDA is a sole trader and makes her accounts up to 31st March annually. Her profits or loss for the year ended 31st March 2023 are as follows. So मैंने ये net profit उठाना है जिसके अंदर सब कुछ adjust हुआ है। अब मैंने इनमें से जो डिसअलाउड चीजें उनको ऐड बैक करना है, और अगर कोई चीज माइनस हुई भी और अलाउड है उसको मैं जीरो लिख दूंगा। जीरो मींस नो एडजस्टमेंट। सो ग्रॉस प्रॉफिट से अगर देखना शुरू करें तो सबसे पहले उसने ऐड किया हुआ बैंक इंटरेस्ट रिसीव। अब बैंक से जो हमें इंटरेस्ट मिला और हमने ऐड किया हुआ, इसका हमारी ट्रेडिंग के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, और उसने ऐड किया हुआ तो माइनस कर देंगे बिकॉज दिस इज योर अदर हेड इनकम। मूविंग ऑन, एक्सपेंसेस में सबसे पहले आ रहे वेजेस, नोट 1। The wages figure include 8,500 for Freda's son, who worked only 3 hours a week for the whole year ended 31st March 23. The normal rate for these duties is £5 per hour. पूरे साल में हर हफ्ते उसने 3 घंटे काम किया है, तो इसका मतलब है अगर मैं इसके ईयर के आवर्स निकालूं तो वो कैसे निकलेंगे? 52 मल्टीप्लाई बाई 3, 52 मल्टीप्लाई बाई 3 बनेंगे 156 आवर्स, एंड मल्टीप्लाई बाई 5 ये बनेगी इसकी टोटल सैलरी जो बनती है, और जो पे की है वो 8500 है। अब जितना एक्स्ट्रा पे किया हुआ है वो हमने माइनस किया हुआ है प्रॉफिट्स में से, तो उसको हमें अभी क्या करना है? वापस ऐड बैक कर देना है। मूविंग ऑन, नोट 2, द इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस बोथ इंक्लूड प्राइवेट यूज ऑफ 20%। तो इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस के जो एक्सपेंसेस यहाँ पे माइनस किए हुए हैं उनका 20% मुझे वापस ऐड बैक करना है, क्योंकि वो प्राइवेट था, उसका ट्रेडिंग के साथ ताल्लुक नहीं था। मूविंग ऑन, Freda uses the computer at home for private work and estimates this to be 25% of the total usage. तो जो कंप्यूटर का एक्सपेंस है उसका 25% हमें वापस ऐड बैक करना है क्योंकि वो भी प्राइवेट है। लास्टली, Freda's capital losses claim for the year is 2500। तो फिलहाल तो कैपिटल लॉसेस बताए हुए हैं और इनको हमने प्रॉफिट में से डायरेक्टली माइनस करना है, लेकिन एक्चुअली ये हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे इन अ गिवन क्वेश्चन। सो कैसे करना है? मैं वापस जा रहा हूं जी अपनी एक्सेल शीट पे। सो हियर वी हैव द एक्सेल शीट, और मैंने यहाँ पे एक नई शीट भी ऐड की हुई है जिसको ट्रेडिंग प्रॉफिट का नाम दिया, और हम इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं। सो लेट मी जूम इन अ बिट ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले तो हम पाउंड का साइन डालेंगे। पाउंड का साइन डालने के बाद हमने क्या करना है जी? हमने सबसे पहले तो लिखना है जी बिजनेस का नेट प्रॉफिट जो कि है 195,100।
इसमें से सबसे पहले मैं माइनस करूंगा बैंक इंटरेस्ट। सो बैंक इंटरेस्ट 7500 माइनस करना है, माइनस का साइन लगा के। फिर है जी वेजेस। अब वेजेस में जितना एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको मैंने ऐड बैक करना है, वो कैसे करेंगे? इज इक्वल टू 8500 माइनस ब्रैकेट के अंदर 52 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 52 इंटू 3 ये पूरे साल के आवर्स बनेंगे जो उसके बेटे ने काम किया, और 5 पाउंड वॉज द रेट। तो जितना इसका बनता है फिर 8500 में से माइनस करो, पता चलेगा कितना एक्स्ट्रा पे किया। सो इफ वी मेक अ टोटल दैट 7720, इसको ऐड बैक कर देंगे। मूविंग ऑन, वेजेस के बाद लिखा है जी इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हमने कहा था 20% ऐड बैक करना है, तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 0.2 ये हम 480 को ऐड बैक कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बाद वी हैव रेंट। रेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा अलाउड है, और माइनस भी किया हुआ है तो जीरो मीन्स अगेन नो एडजस्टमेंट। रेंट के बाद वी हैव कंप्यूटर एक्सपेंसेस, और अगर कंप्यूटर एक्सपेंसेस की बात करें तो कंप्यूटर एक्सपेंसेस का 25% ऐसा अलाउड था, हमने नोट नंबर 3 में पढ़ा था। तो कंप्यूटर एक्सपेंसेस थे जी हमारे पास 860 के, तो इज इक्वल टू 860 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, ये ऐड बैक हो जाएगा। कंप्यूटर एक्सपेंसेस के बाद वी हैव इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस का भी 20% ऐड बैक करना है, सो इज इक्वल टू 540 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये ऐड बैक हो जाएगा। इंश्योरेंस के बाद वी हैव ड्राइंग्स बाय फ्रेडा, तो अगर फ्रेडा ने ड्राइंग्स की हैं तो ये तो हमारे बिजनेस का ट्रेडिंग एक्सपेंस नहीं है, ऐड बैक कर देंगे, दैट इज 34,500 फुल अमाउंट। देन वी हैव अकाउंटिंग फी, और अकाउंटिंग फी का भी मेरे बिजनेस के साथ ताल्लुक नहीं है, या है? डेफिनेटली बिजनेस के साथ ताल्लुक है ना, ट्रेडिंग के लिए तो कर रहा हूं ताकि मैं प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकूं, तो ये अलाउड है, उसने माइनस भी किया हुआ है तो जीरो। लास्टली हम यहां पे लिखेंगे कैपिटल अलाउंसेस, और ये जो कैपिटल अलाउंसेस हैं ये हमारे अलाउड एक्सपेंसेस हैं जो माइनस नहीं किए हुए। अब कर देते हैं 2500 को माइनस, और इसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद मैं सम का फॉर्मूला लगा दूंगा, और जब मैं सम करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। सो ये हमारे पास टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आ गया, और इसको हम यहां से उठा के ले जाएंगे इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन में अंडर द हेड ऑफ नॉन सेविंग इनकम, और इस पर फिर हम टैक्स लगा देंगे। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1, और अगर आप लोगों को फॉर्मेट याद है, आप लोगों को ये याद है कि क्या अलाउड है क्या डिसअलाउड है, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मूविंग ऑन, एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद आपके पास नोट्स में आ रही है जी एग्जाम्पल जो 1 के बाद है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 1, एंड उसके बाद आ रही है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं अगले लेक्चर तक आप लोग सॉल्व कर लें। अगले लेक्चर में इन एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, और अगर कोई मसले मसाइल अगर आपको अगले लेक्चर से पहले आते हैं तो आप लोग मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में हमारे पास एक और चीज है, वो है कैश बेसिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग दीज टू कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स एंड द कैश बेसिस। बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दैट, प्लीज आप लोग किताब में से इस चैप्टर को पढ़ लें, और अगर कोई मसला है तो मुझे बता दें, और किताब से इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल 1 और कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल 2 को खुद से ट्राई भी कर लें, ताकि जो कंफ्यूजन हैं वो अगले लेक्चर में आपके क्लियर हो सकें। सो प्लीज स्टे फोकस्ड, कीप रीडिंग द बुक। खुदा हाफिज।